हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करा था और इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दोनों से इम्पॉर्टेंट था। तो हर एक चीज़ जो मैंने इसमें बताई है, ठीक है, वो सब इम्पॉर्टेंट थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कैसे किसी भी सेल का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे हमने उसको समझते हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ में लिखा है वेनेवर एनी मेटल रॉड डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस देन डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसीज that is solution pressure and osmotic pressure, three possibility may occur। इसका क्या मतलब है कि हमने बोला जो एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट हमने देखा था जिसमें एक कंटेनर लिया था हमने, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा था, ये रॉड को डिप कर दी थी। यानी अब फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपर लिया है, तो ये मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, कॉपर की रॉड ली और उसी का सॉल्यूशन। तो वह लिया कोई मेटल रॉड डिप करी उसी के सॉल्यूशन में, ठीक, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है जो इसमें बात हो रही है। पहली पॉसिबिलिटी जैसे कॉपर में हमने देखा था कि इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी जिंक अगर होता तो वो क्या करता, इसमें से डिप्लेशन इसका स्टार्ट होता और ये रॉड पतली होने लगती। तीसरा कि कुछ होता ही नहीं है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी कि वो रॉड का वेट बढ़ने लग जाए, उस पर डिपोजिशन होने लग जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो रॉड डिप्लेट होने लग जाए, वो गलने लग जाए सॉल्यूशन में। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि ना तो डिपॉजिट हो रहा ना डिप्लेट हो रही, वो एज इट इज़ एज ए इनर्ट रह रही। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो किस पे डिपेंड करेगा, दो अलग अलग टाइप के हमने क्या लिए, मैग्नीट्यूड ले लिए, दो टेंडेंसीज है जिसको हमने बोला सॉल्यूशन प्रेशर और एक को बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं, तो इसमें जो सॉल्यूशन प्रेशर होता है, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस। मतलब सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन प्रेशर के केस के अंदर क्या होगा कि जो मेटल होगा वो आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। कब, जब सॉल्यूशन प्रेशर होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेटल है, तो मेटल किस में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एन ए इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे, यानी मेटल उसके आयन में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा यानी, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल्स इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो भी आयन सॉल्यूशन के अंदर होगा, वो क्या करेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, या मेटल के फॉर्म में क्या होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा। तो अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब इस रॉड से इसके अंदर, मतलब डिप्लीशन होगा। अगर मतलब क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के, मतलब यहाँ पे जो भी आयन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के फॉर्म में, और कहाँ, डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको मैंने लिखा केस 1 के नाम से। अगर सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी ज़्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी वहाँ पर कुछ होगा, सॉल्यूशन प्रेशर भी कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल जो टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन प्रेशर की। लेकिन दोनों, इसका मतलब क्या, फिनोमेना तो दोनों और होंगे। दोनों कैसे कि मेटल आयन में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और आयन मेटल में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में है। अब यहां पर, ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा है, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है तो मेटल हैज हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयंस, क्योंकि जो ओवरऑल जो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वही तो ओवरऑल नेट इफेक्ट में दिखाई देगा, ठीक है। तो मेटल हैज हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयंस विच रिजल्ट्स ऑफ वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस,
मतलब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, तो रॉड क्या होने लगेगी, डिप्लेट होने लगेगी, और मेटल का जो वेट है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसी को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने समझाया कि ये सॉल्यूशन ले लिया, ये रॉड ले लिए। अब क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है तो इनिशियली हमें क्या है कि जो मेटल की रॉड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, आयंस में, तो मेटल अपने आयन में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही फिनोमिना होगा, फिनोमिना दोनों हो रहे होंगे, आयन भी मेटल में कन्वर्ट हो रहा होगा और मेटल भी आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन नेट इफेक्ट हमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों फिनोमिना नहीं हो रहे होंगे, दोनों फिनोमिना एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, लेकिन जब ये वाली टेंडेंसी सॉल्यूशन प्रेशर जैसे जैसे मेटल आयन में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो ये प्रोसेस जो है मेटल का आयन में कन्वर्ट होने का वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। जब दोनों टेंडेंसी, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की टेंडेंसी जब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, रेट इक्वल हो जाए, तो हम उसी क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो वही मैंने लिखा है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कि यहाँ पे अब देखना, जब मेटल में से यहाँ पे आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लिख लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो रॉड में तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके बाहर ही आयन की क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो मेटल और आयन के बीच में एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तब ये फिनोमिना हमें ऐसा लगेगा कि अब कोई कन्वर्जन ओवरऑल नहीं नजर आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है कि मेटल आयन में भी कन्वर्ट हो रहा होगा उस टाइम और आयन मेटल में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन दोनों की जब रेट इक्वल हो जाएगी तब हमें प्रोसेस ऐसा लगेगा रुक गया है। लेकिन उस समय तक काफ़ी सारे मेटल आयन में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और रॉड पे क्या आ चुका होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। केस 2 मैंने लिया, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन प्रेशर से। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन प्रेशर से, तो अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, आयंस हैज़ हाई टेंडेंसी टू डिपॉजिट ऑन रोड विच रिजल्ट्स वेट ऑफ रोड इंक्रीजेस। ठीक है, तो वहाँ मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा थी तो रॉड का वेट कम हो रहा था, और यहाँ उल्टा है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयन ज़्यादा किस में कन्वर्ट होंगे, मेटल्स में कन्वर्ट होंगे। तो ओवरऑल रॉड का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब इक्विलिब्रियम हमें आ जाएगा। तो इस केस में मैंने उसकी तरह अलग से डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है, चाहो तो आप बना सकते हो सेम, बस उसमें जैसे लास्ट केस में हमने क्या करा था कि यहाँ पर मेटल में से आयन कन्वर्ट हो रहा था, तो इसको उल्टा कर दो कि आयन किस में, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी यानी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से इसमें भी क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। और अब बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इनिशियली क्या होगा कि जो आयंस है, ठीक है, जो आयंस है वो क्या होंगे, मेटल में कन्वर्ट कम होंगे जब ये रिड्यूस होंगे यानी, और जब इक्विलिब्रियम पे आफ्टर सम टाइम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो दोनों किस फॉर्म में, इक्विलिब्रियम पे फॉर्म में आ जाएंगे। उस समय तक दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुके होंगे। और केस थर्ड जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों जब इक्वल, पहले से ही इक्वल है, तो ओवरऑल ठीक है कोई फिनोमेना ऑब्जर्व होगा ही नहीं हमें, ना तो हमें उस रॉड का वेट लॉस होता हुआ नजर आएगा, ना ही कोई उस पर वेट बढ़ता हुआ या इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो पहले से एक तरीके से मान के चलो क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे, नो चेंज इन वेट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड is known as inert electrode which only used to transfer electron, example platinum and graphite। ठीक है, तो इस केस में जब ऐसा हमने कोई इलेक्ट्रोड ऐसा प्रोसेस लिया जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या बराबर है, तो दोनों बराबर होने पे ना तो वो वेट गेन करेगा ना वेट लॉस करेगा, तो एक तरीके से इनर्ट का मतलब है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी भी प्रोसेस में। तो इस केस के अंदर वो एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे काम करेगा, और वो इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ क्या काम आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, ना तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा ना ही उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा।
ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट की जो रॉड होती है, ठीक है, वो एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड कैसे काम करती है, क्योंकि उनका ना तो खुद का कभी ऑक्सीडेशन होता है ना ही खुद का कभी रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या है नहीं। अब अभी तक हमने तो ये कंडीशंस देखी थी किसमें क्या क्या होता है। अब मैंने बोला इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल बी सम सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जैसे केस 1 में मैंने विद डायग्राम बताया था कि आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अब इस इक्विलिब्रियम पे कुछ चार्ज का सेपरेशन हो गया। इस रॉड पे तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और इसके बाहर सॉल्यूशन के अंदर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज सेपरेशन आने की वजह से अब चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब जो चार्ज का सेपरेशन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का, तो चार्ज के सेपरेशन होने से उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा जो हमने केसेस लिए, ठीक है, उसके थ्रू से मैंने समझाने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक बार क्या हो रहा है, देखो जिसमें मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सही है। और दूसरा केस जब क्या हो रहा है, आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक तरीके से उस मेटल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बस सेम वही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टाइप है उसी बेसिस पे उसी कैटेगरी उसी तरीके से कैटेगराइज किया गया कि अगर उस इलेक्ट्रोड का या अगर उस रॉड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर उस रॉड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो वही चीज लिखा है। फर्स्ट लिखा है स्टैंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन देन इट इज known as oxidation potential. It is represented as E और नीचे सबस्क्रिप्ट में O और E कैपिटल E और नीचे OP। देखो अगर ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो क्लियर हुआ कि मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेंशियल को केमिस्ट्री में जनरली फिजिक्स में जनरली V से तुम रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैपिटल E से पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल E और सबस्क्रिप्ट में O लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कई बार कई बुक में इस तरीके से लिखा होता है O और P, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूरा लिखा होता है। तो जनरली हम यही यूज करेंगे EO। इसी तरीके से जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वैसे होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और किसी भी स्टैंडर्ड चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर नॉट लगा के, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने नॉट लगाया था प्योर फॉर्म के लिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमने डेल जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जहाँ पढ़ा था वहाँ पे भी नॉट लगाया था और मैंने बताया था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड का मतलब कोई स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन वगैरह, तो वो स्टैंडर्ड कहलाते। तो इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वो कंडीशंस क्या है अभी हम देखेंगे नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, ये तो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी रॉड का, किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंडीशन या किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, और नॉट का लगा दिया मतलब वो कंडीशन फिक्स हो गई कि कौन से टेम्परेचर प्रेशर या किस कंसंट्रेशन पे होगा। इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर रिडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो रिडक्शन प्रोसेस की वजह से हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन देन इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, रिडक्शन के लिए सबस्क्रिप्ट में R लगा देते, E पोटेंशियल, और चाहो तो पूरा लिख सकते ERP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए सेम है, बस यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो E0R और E0RP, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम ध्यान रखेंगे।
अब नोट के फॉर्म में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो ये फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, फॉर सेम एलिमेंट EO इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ER और E0O इज इक्वल्स टू माइनस E0R। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। किसके लिए? ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट या इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट या इलेक्ट्रोड के लिए। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिंपल सा। मैंने बोला अगर मैं जिंक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो Zn का जो Zn सॉलिड है वो Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ और उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू मैंने मान ली x हो गई। अब अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस कर दूँ, उल्टा प्रोसेस मतलब मैं इसका रिडक्शन कर दूँ, मतलब जिंक+2 एक्वस से मैं कन्वर्ट कर दूँ इसको जिंक सॉलिड के अंदर, तो ये प्रोसेस तो क्या हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है। ये क्या है, +2 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब ये जो है ये क्या बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है। तो ये तो हुई एक ही एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन की वैल्यू, ये एक ही एलिमेंट के लिए हुई रिडक्शन की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया y, तो बात हो रही है कि ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे x है, वो मैग्नीट्यूड यहाँ है मैग्नीट्यूड y, तो दोनों क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे? मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि इसी एलिमेंट का 0 से +2 एक बार ऑक्सीडेशन करा तो इतना पोटेंशियल हुआ, तो रिडक्शन करेंगे तो उतना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। बस सिंबल इसलिए चेंज हो गया क्योंकि रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू -y और y इक्वल्स टू -x, कैसे भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव होता है, और ठीक है अगर तुम ऐसे लिखना अच्छा नहीं लिखता है तो रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो बस क्या करो, नॉट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है वो, एक बार उसका ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं और एक बार उसका क्या कर दे रहे हैं, रिडक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहना, सेम, बस क्या हो जाएगा, सिंबल उसका चेंज हो जाना है। दूसरी बात, पहला तो ये नोट हुआ, दूसरा ये कि हम जो बात कर रहे थे उसके स्टैंडर्ड कंडीशन की। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है यहाँ पर, कंसंट्रेशन जो भी हम यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया, स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं कि कंटेनर ले रहे हैं, उसमें एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसमें रॉड डिप कर रहे हैं, और जो रॉड जिस एलिमेंट के हमने डिप करी उसी का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, कैपिटल M, ठीक है, 1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन होगी तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर है तो 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर उसका 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 273 नहीं है, ध्यान रखिए 298 केल्विन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 3 ध्यान रखना, PCA, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 1, ठीक है, 1 मोलर होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, तो टेम्परेचर भी 1 केल्विन या 1 डिग्री नहीं, टेम्परेचर 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अगर कहीं नॉट लगा दे रहा है तो नॉट का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया वो इन कंडीशंस में कैलकुलेट किया गया, जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलर होगा, उसका प्रेशर 1 atm होगा और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से। अब आयो, पहला एक क्वेश्चन लिया मैंने छोटा सा, ठीक है, ताकि चीज़ें हमें थोड़ी क्लियर हो। डिटरमाइन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग। कुछ हमें क्या दे रखे, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे, तो हमें ये नहीं पता कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमें पहले तो समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कोई वहाँ लिखा हुआ नहीं होगा कि हमेशा ये रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, नोटेशंस में लिखा होगा जिसे हमें देख के समझना होगा, नहीं, ठीक है। तो पहला जो लिखा है इसमें लिखा है, ठीक है, लिखने का तरीका देख लें, इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें बुक्स में भी, ठीक है, और जब भी क्वेश्चंस करोगे एग्जाम में। कैपिटल E लिखा है
ऊपर नॉट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, नॉट नहीं लिखा हो तो मैं किसी भी कंडीशन में मतलब रहेगा मीनिंग वही। सब स्क्रिप्ट में, ठीक है, लिखा थोड़ा मैंने बड़ा है लेकिन इस सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ज़्यादा छोटा लिखूंगा तो दिखेगा नहीं शायद तुम्हें, तो सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है कॉपर +2 स्लैश लगा के कॉपर। इसका मतलब है जिस तरीके से लिखा हुआ उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको रीड करना है, ठीक है। और ये लिख देता हूँ मैं वॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कॉपर +2 पहले लिखा हुआ है, कॉपर बाद में लिखा, इसका मतलब ये कि ये प्रोसेस भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर +2 एक्वस में ही होगा और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर में। तो क्या लेने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो रिएक्शंस कैसे लिखेंगे इसके थ्रू वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो जो लिखा हुआ उसको वैसे ही रीड करेंगे, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब +2 से 0 में, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना E0 की, ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वो हो जाएगा कितना, 0.34 वोल्ट। और इसी का अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू वही होगी, बस क्या हो जाएगा, साइन सिंबल चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हमेशा एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा, इस तरीके से लिखा होगा तो तुम्हें पहचानना होगा यानी। और अगर ऐसा भी लिखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कॉपर के लिए लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल तो कॉपर की इक्वेशन लिख सकते हो तुम कि उसका रिडक्शन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इस इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, उल्टा लिख दूंगा, तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट इसको भी अटेम्प्ट कर ले आप जल्दी से। तो अब इसमें समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, इसको भी वोल्ट लिख ले। तो यहाँ पर Zn पहले लिखा है तो Zn मैंने ऐसे लिखा, और Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसका जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फेस में मेंशन करते आ रहा हूँ, आदत डालो इस चैप्टर में ताकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सॉलिड फॉर्म में होता है रॉड के फॉर्म में, और एक्वस फॉर्म में जाएगा तो +2 हो जाएगा आयन के फॉर्म में, प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इस फॉर्म में लिखा है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.74 वोल्ट। अगर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.74 वोल्ट। सही है। नेक्स्ट इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अब सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा तो इसका मीनिंग क्या है। बस अब चीज़ क्या रह जाती है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको भी वोल्ट लिख लेते हैं, I-, ठीक है, I- नेगेटिव है और किस पे जा रहा है, I2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इस तरीके से अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखना चाहूँ तो 2I- एक्वस फॉर्म में I2 में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव और यहाँ क्या है 0, तो नेगेटिव से 0 क्या बढ़ रहा है, तो ये भी इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना, -2.4 वोल्ट। ठीक है, एक चीज़ क्लियर रख लेना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि माइनस लिखा है तो रिडक्शन ही होगा, या माइनस लिखा है जो लिखा है वो वही होगा, या नेगेटिव से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अब अपना आप ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल अपना आप क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो E0 R इज इक्वल्स टू, ये लिखा था नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा 2.4 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से MnO4 माइनस, ठीक है, ये परमैंगनेट आयन है, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और 1.7 वोल्ट दे रखा है ये। ठीक है, तो अब पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ रिएक्शन, बस मैंने समझा दिया इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर MnO4, ठीक है, बस इस तरीके से लिख लो
MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mn+2 के अंदर। तो तुम्हें क्या है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता लगी +2। अब ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना नहीं इधर, लेकिन किसकी बात हो रही है, मैग्नीज मेटल की। तो यार मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे मैग्नीज का, जो नहीं पता उसका मैंने मान लिया क्या, X, ठीक है। और ए की एलिमेंट है +4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हमें पता क्या होता है, -2 होता है हमेशा, इज इक्वल्स टू इस पे चार्ज क्या दे रखा है, -1। एक इसका हमें पता नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर X माना, +4 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का जनरली क्या होता है, -2, और इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से X कैलकुलेट करेंगे तो -8, और उधर जाके क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +7 और +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी लूज थोड़ी करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से रिएक्शन चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन बस समझाने का मेरा मतलब ये था कि +7 से +2 जा रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रही है किसके दे रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यहाँ पे E0R इज इक्वल्स टू 1.7 वोल्ट एंड E0O ये कितना हो जाएगा, -1.7 वोल्ट। इसी तरीके से क्रोमियम का दे रखा है, तो इसको भी जल्दी सॉल्व कर ले। तो वापस से लिखे कि इक्वेशन लिख लो Cr2O7 और कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये क्रोमियम +3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, यहाँ निकाल ले, 2 क्रोमियम X, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 ऑक्सीजन एटम -2 एक ऑक्सीजन पे इज इक्वल्स टू -2। तो कितना हो जाएगा, -14, उधर जाएगा तो +12, तो ये कितना जाएगा, +6। मतलब क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, मतलब इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये E0R की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, एंड E0O की जो वैल्यू होगी -1.5 वोल्ट। सही है। तो इस तरीके से ये बेसिक सी चीज़ है जो इस तरीके कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, और ये हमें अभी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम उसको देख के, नोटेशन देख के हम पता लगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तभी हम आगे के न्यूमेरिकल हम क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे यानी। ठीक है, अब आगे हम चलते इसमें, EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो EMF के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि EMF आपने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा, जिसे हम शॉर्ट में EMF को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अल्टीमेटली EMF कुछ नई चीज़ नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, या सेल का हम बोल सकते हैं पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो घड़ी वगैरह में, ठीक है, जो हम जितने भी टॉयज़ होते हैं या जो भी हमारे पास घड़ी वगैरह होती है उसमें सेल्स डलते हैं, ठीक है। तो उस सेल के ऊपर आप देखोगे तो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, वो क्या होता है, वो EMF होता है उस सेल का, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो अभी तक हम जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। वो इलेक्ट्रोड जब उसके सॉल्यूशन में होगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू कुछ फिक्स होती है, और किसी भी अलग टेम्परेचर पे करेगा तो वो एक अलग वैल्यू, ये फैक्टर वेरी करने से वो भी वेरी करती है। कैसे वेरी करेगी वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ बात हो रही है, अभी तक हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए देख लिया। अब जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, जो एक एनोड और एक कैथोड से मिला के बनेगा वो सेल, उस सेल का EMF या उस सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसे हमें देखना है। तो यहाँ वही लिखा है, EMF ऑफ सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। क्योंकि सेल के अंदर हमें पता है कि 2 कंटेनर होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक में एनोड होगा, एक में कैथोड होगा। तो एक एनोड कुछ अलग जिंक का है तो Zn का कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। और ऐसे ही कैथोड है, ठीक है, एनोड हमारा जिंक का था उसमें, तो इसका कुछ पोटेंशियल दिख रहा है 0.74 वोल्ट है। ऐसे तरीके से कैथोड का भी कुछ फिक्स होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। इट इज एक्चुअली अ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ऑफ सेल। मतलब जब क्या करोगे सेल को, ठीक है, फिजिक्स में ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब उस सेल को क्या करोगे, वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल उस टाइम बता रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या EMF कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एट एनी कंडीशन एज ई सेल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना, इस चैप्टर में थोड़ा सा शुरू में अजीब सा लगेगा। देखो
अगर अकेले इलेक्ट्रोड की बात करें, वो एनोड या कैथोड हो, ठीक है, तो हम नीचे क्या लिख दे रहे हैं इस तरीके से, कॉपर का है उसका रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जब हम ये दो अलग एक एक इलेक्ट्रोड की बात हुई, अगर हम बात करें पूरे सेल की, तो नीचे लिखा जाता है सेल, ठीक है। अब यहाँ नीचे पूरे सेल के लिए, जब पूरा सेल में क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों आ जाएंगे, ठीक है, तो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो रिप्रेजेंट करते समय यहाँ कोई रिएक्शन या कुछ नहीं लिखा जाता, सिंपल क्या लिखा जाता है, सेल। तो किसी भी कंडीशन में अगर हम उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं सेल का, तब तो ई कैपिटल और नीचे सबस्क्रिप्ट में सेल लिख देते हैं। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम उसे कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लें और फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिख दिया मैंने, किसी भी नॉर्मल कंडीशन में लिख सकते हैं, पहले स्टैंडर्ड में बात कर ले तो नॉर्मल सेम रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट में स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिख रहा हूँ सेम रिजल्ट किसके लिए होगा, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंडीशन पे होगा। तो अगर हमें किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ निकालना है उस सेल का, तो हमें क्या करना है, उस सेल के अंदर एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, तो एनोड का उस एनोड का अगर मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो उस एनोड का भी उसी स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान रखना, क्योंकि एनोड हमेशा किसको बोलेंगे जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ओ लिखा है, तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करा, ये तो हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसका, एनोड का, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उस सेल का ईएमएफ आ जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उस सेल का। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। कैसे ध्यान रखोगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, तो ए नॉट सेल हमेशा हमें क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी को फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एनोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे रखा, अब क्योंकि एनोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया, अगर मुझे दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहेगा तो मैं उस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है कि किसी भी कैथोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो बस ये नेगेटिव साइन लगाया और मैग्नीट्यूड वाइज वो वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी, तो ई ओ ई नॉट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कहने का मतलब है कि अगर एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट सम अप कर दो, अगर दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो एनोड माइनस क्या कर दो, कैथोड कर दो। और इसी तरीके से इस फॉर्मूले को एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं कि अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू क्या रिडक्शन के फॉर्म में दे रखी है, तो इसी से देखना इस वैल्यू को मैंने एज इट इज रखी है, कोई चेंज नहीं करा है। हाँ, जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसकी जगह मैंने लिख दिया नेगेटिव ऑफ ई नॉट आर, मतलब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर बस क्या करा मैंने, इसको कैथोड वाले टर्म को पहले लिख दिया और ये नेगेटिव वाले टर्म को क्या करा, बाद में लिख दिया। तो ध्यान ये रखें, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन कैथोड का रिडक्शन इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो बुक्स में, ठीक है, तीनों फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स में मिल जाएगा, तीनों से रिजल्ट सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कैथोड या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे तो कैथोड माइनस एनोड करें, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे तो एनोड माइनस कैथोड करें, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो रिजल्ट है वो सेम आएंगे, कब, अगर मैं ये नॉट हटा दूँ सब जगह से, ठीक है, वो फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, बस वो क्या हो जाएंगे, किसी भी कंडीशन पर आ जाएंगे। नहीं, अब आ जाओ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। देखो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल पैरेलल लाइंस खींची जाती है, उस डबल पैरेलल लाइन के लेफ्ट में लिखा है मैंने एनोड हाफ सेल और राइट में लिखा कैथोड हाफ सेल। हमने देखा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कि लेफ्ट साइड में एक कंटेनर होता है, राइट साइड में एक कंटेनर होता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो वो जो सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो इस डबल पैरेलल लाइन जो है ये सॉल्ट ब्रिज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है।
तो कई बार यहीं पे इसके ऊपर लिखा हुआ होता है KCl KNO3 इस तरीके से, ठीक है। तो वो ये डबल लाइन बता रही है हमें क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। क्योंकि हमेशा मान के चलते हैं कि लेफ्ट में क्या होता है, हमारा एनोड हाफ सेल होता है, तो इसने लेफ्ट में एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट में क्या करते हैं, कैथोड हाफ सेल को। कैसे करते हैं, तो ये तो लिखा मैंने सॉल्ट ब्रिज होगा हमेशा। और उसके बाद लेफ्ट में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखते हैं एनोड और सिंगल लाइन और एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से ये डबल पैरेलल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर सिंगल लाइन, फिर कैथोड। इसका क्या मतलब है, देखो डबल जो पैरेलल लाइन है वो हमेशा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये एक ही बार आएगा हमेशा। ये जो सिंगल पैरेलल जो सिंगल लाइन है, ठीक है, सिंगल लाइन है, ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है फेस को। कैसे करती है कि एनोड मुझे पता है जो रॉड होगी वो किस में होता है, सॉलिड फेस में, और जो एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक था हमारा तो वो सॉलिड में था, और जिंक सल्फेट था वो एक्वस फॉर्म में था, तो ये बता रहा फेस चेंज, ठीक है। इसका मतलब उसका फेस चेंज हुआ, तो एनोड, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है एक्वस फॉर्म में, और फिर ये फेस चेंज हो रहा है, कैथोड जो हमारा कॉपर था वो किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में और यहाँ पे कॉपर सॉलिड। अब लिखने में ये इसकी तरह लिखा होना ज़्यादा इजी होता है, एनोड एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इधर और ये इधर होता तो और ज़्यादा इजी होता। इसको लिखने का भी एक रीज़न इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसी फॉर्म से हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन क्या हो रही है, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो हमें पता है, ठीक है, ये तो मैंने लिखा फेस चेंज, सिंगल लाइन किसको बताता है, फेस चेंज। तो एग्जाम्पल से देखें, मैंने बोला जो एग्जाम्पल हमने लिया था जिंक सॉलिड, ठीक है, फेस भी मैंने बता दी, ये बता दी यहाँ पे सिंगल लाइन मतलब चेंज हो रही है जिंक सल्फेट एक्वस, डबल लाइंस ये सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर सल्फेट एक्वस और सिंगल लाइन कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से सिंपल सा मैं पूरा रीड करूँगा जैसे लिखा है। यहाँ पे देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +2। तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, आ रही बस समझ में। तो लेफ्ट साइड में एनोड है और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कई बार पूरा जिंक सल्फेट भी लिखा हुआ नहीं होता है, Zn+2 एक्वस करके भी लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो Zn सॉलिड, Zn+2 ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर क्या है 0, तो +2 से 0 जा रहा है तो अपना आप क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें लेफ्ट साइड में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लेफ्ट साइड में तो क्या होगा हमारे पास एनोड होता है, और राइट साइड में हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होता है, तो पैरेलल लाइन से, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके ऊपर लाइक KCl KNO3 लिखा हुआ होता है। और इस फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन दोनों को एक साथ बता रहा है। तो जिंक सॉलिड से जिंक+2 ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ से मैं सेल रिएक्शन भी लिख सकता हूँ। एनोड हाफ सेल की रिएक्शन क्या लिख दूंगा, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो कॉपर+2 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, जो ECC सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इस एक रिप्रेजेंटेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही। पहली चीज़, इसमें एनोड कौन है, जिंक है, इसमें कैथोड कौन है, कॉपर है, ठीक है। जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, Zn से Zn+2, कैथोड का रिडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर+2 से कॉपर का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है एनोड के अंदर, जिंक सल्फेट है, कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें इसके रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाती है। न्यूमेरिकल जब होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी होगा, साथ के साथ इसी के नीचे इनकी कंसंट्रेशन भी लिख दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक सॉलिड की तो नहीं, लेकिन एक्वस फॉर्म में इसकी C1 C2 फॉर एग्जांपल 2 मोलर 3 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, इसकी 5 मोलर या 0.5 मोलर इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, लिखी हुई होगी यानी, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से वो देखेंगे थोड़ा, और इसको जो हमने आज पढ़ा है आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी एप्लीकेशन उसमें आ जाएगी। थैंक यू।